Hello and welcome to Legit Prep. In this video, you will be learning the most important conventions and protocols related to environment. Previous video में हमने डिस्कस किया था क्लाइमेट चेंज, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स टॉपिक्स को डिस्कस किया था, साथ में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने देखा था। सो अगर आप उस वीडियो को देख के देन अगेन इसको देख रहे हो तो देन ये आपके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, आप ज़्यादा को रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसको देख लो। आप प्लेलिस्ट से जा करके स्टैटिक के जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सो कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, बिफोर वी स्टार्ट द कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। कन्वेंशंस जो है कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट होता है किसी भी गोल या फिर किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, और प्रोटोकॉल्स जो है उसका प्लान ऑफ एक्शन होता है। ओके, इन दोनों को हम एक एनालॉजी करके एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे लेट्स से कि 5 फ्रेंड्स ने मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें BLLB लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो देन ये उनका एक गोल हुआ। लेकिन उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, कितने आवर्स पढ़ने होंगे, कितने सब्जेक्ट्स हैं, किस सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये डिसाइड होगा प्रोटोकॉल्स के थ्रू। ओके, तो कोई भी कन्वेंशन होता है वो एक ब्रॉडर अग्रीमेंट होता है इन बिटवीन द कंट्रीज, ओके, अमॉन्ग द कंट्रीज, एंड देन प्रोटोकॉल्स उसके सब्सिक्वेंट उसके एडिशनल सप्लीमेंट होता है जो बताता है कि उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। ओके, अब कन्वेंशन से रिलेटेड आप कुछ टर्म्स देखोगे, जैसे पार्टीज, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो पार्टीज उनको बोलते हैं जो किसी कन्वेंशन के अंदर मेंबर होते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एक कन्वेंशन के अंदर होते हैं। लेट्स से कि कोई कन्वेंशन है जिसके अंदर 100 कंट्रीज ने उस कन्वेंशन को साइन कर रखा है, तो उनको बोला जाता है पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन। ओके, देन अगेन COP जो है, कोई भी कन्वेंशन होता है उसका एक फिक्स टाइम पीरियड के पास एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद एक उनका मीटिंग होता है जिसमें वो इवैल्यूएशन करते हैं अपने फ्रेमवर्क्स का। देन नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, क्या अचीवमेंट हुआ था, क्या पॉलिसीज होगा फ्यूचर के लिए, ये सब वो डिसाइड करते हैं। तो जब वो मिलते हैं उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, अब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन पे होता है। जैसे अगर आप देखो, बहुत ही फेमस कन्वेंशन है, डेट इज UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, अब इसका अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर जो दिसंबर में हुआ था वो COP 29 था, जो बाकू अजरबैजान में हुआ था। दिस ईयर इन दिसंबर COP 30 होगा, जो बेलेम ब्राज़ील में होगा। ओके, तो UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है वो एनुअली होता है, पर ईयर होता है। सिमिलरली अगर आप देखोगे COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फॉर इवन CBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ओके, इसका बाई एनियल होता है, 2 ईयर्स पे एक बार होता है। इसलिए अगर आप CBD का COP देखोगे तो वो COP 16 है। अगेन अगर आप रामसर कन्वेंशन का देखोगे तो उसका 3 ईयर्स पे होता है। ओके, तो COP जो है वो वैरी करता है, और किसी भी कन्वेंशन का जो मीटिंग होता है, ओके, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगर आपको ये टर्म्स समझ में आ गए हो तो नाउ वी आर मूविंग टू इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस। बट बिफोर दैट, सी, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशंस हैं, ओके, उनका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 3 थ्रेट को आइडेंटिफाई किया गया था, एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। इसलिए आप देखोगे जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, 1972 में हुआ था, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 जून को, जिस दिन को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इस डेट पे 3 थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया गया, पॉल्यूशन एज अ थ्रेट, देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ब्रॉडली अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कन्वेंशंस आप देखोगे इसी तीनों कैटेगरी में डिवाइडेड होंगे, और इसी सिस्टमेटिक वे में हम देखेंगे भी। पहले पॉल्यूशन से रिलेटेड कन्वेंशंस, देन लॉस ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है यानी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कन्वेंशंस, एंड देन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कन्वेंशंस। सो नाउ मूविंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, दैट इज
वियना कन्वेंशन। ओके, वियना कन्वेंशन को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे पहले 1980s के टाइम पे वर्ल्ड के साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो ओजोन लेयर है, जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ओके, उसमें होल हो रहा। अब ओजोन लेयर में होल होने का मतलब, ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को अल्ट्रा वायलेट रे से। अल्ट्रा वायलेट जो रे है वो सन का एक कंपोनेंट है जो बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर वो डायरेक्ट अर्थ पे आए तो अगर वो स्किन पे पड़ेगा तो देन उससे स्किन कैंसर हो सकता है, मैरिन लाइफ डेंजर में पड़ सकता है, देन अगेन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है अगर आई पे पड़े तो। उससे बहुत ही डेंजरस बीमारीज, उससे बहुत ही डेंजरस डिजीज हो सकता है। ओके, सो अल्ट्रा वायलेट रे जो है, अगर ओजोन लेयर में अगर होल होता है तो अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ता। तो 1980s के टाइम पे ये बात जो है वर्ल्ड को पता चला और ये बहुत ही कंसर्निंग था। ओके, तो इस होल को श्रिंक करने के लिए या फिर इसको फिलअप करने के लिए जो मेजर्स लेने थे, जो इनिशिएटिव लेने थे वर्ल्ड ने, वो वियना कन्वेंशन के फॉर्म में लिया। ओके, अब ये जो कन्वेंशन हुआ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस आपको याद रखना है कि वियना कन्वेंशन को साइन किया गया 1985 में और ये इन्फोर्स हुआ था 1988 में। वियना कन्वेंशन का गोल क्या था? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर जिसमें होल हो रहा है। ओके, अब देखो ये क्या है, एक कन्वेंशन है, इसका एक ब्रॉडर गोल है। इसका ब्रॉडर गोल क्या है? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर की जिसमें वो होल हो रहा है वो नहीं हो। बट अब उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा और ये होल क्यों हो रहा है, इसके लिए लाया गया प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था 1987 में और इन्फोर्स हुआ 1989 में। इस प्रोटोकॉल में जो पहले से साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था कि ओजोन लेयर में होल हो क्यों रहा है, दैट वाज द रीजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इवन ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं, ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। अगर ये एटमॉस्फेयर में निकलता है, एक्चुअली ये यूज होता है एयर कंडीशनर में, देन रेफ्रिजरेटर में और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स में भी यूज होता है। तो देन अगर आप देखोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये इतना स्टेबल कंपाउंड है, अगर ये रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में तो ये ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये ऊपर जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन के पास, वहाँ पे जो सोलर रेडिएशन इस पे पड़ता है तो देन ये ब्रेक डाउन होता है, क्लोरीन इसमें से निकलता है। क्लोरीन निकलने के बाद ओजोन लेयर जो है वो O3 का बना हुआ है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ओजोन। ओके, अब ऑक्सीजन के इस मॉलिक्यूल से क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देता है, और जो ऑक्सीजन इसमें बचा मॉलिक्यूल O2 वो ऑक्सीजन के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इस तरह से क्लोरीन जो है वो ओजोन का जो लेयर है उसको ब्रेक डाउन करता था, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना रहा था एंड देन ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रहा था। इस तरह से इसमें होल हुआ। तो देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, इनको बैन किया जाए और इनको किसी ऐसे सब्सटेंस से या फिर किसी ऐसे गैस से रिप्लेस किया जाए जो एयर कंडीशनर का भी काम चल जाए, रेफ्रिजरेटर का भी काम चल जाए और वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं हो, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में होल नहीं हो। तो वर्ल्ड ने इसके साथ एक सॉल्यूशन लाया, डेट वाज द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, इसके वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन नहीं हो रहा था। ओके, तो जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस थे इनको रिप्लेस कर दिया गया किससे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। ओके, देन अगर आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में देखोगे तो देन फर्दर जो है अमेंडमेंट्स भी आया, जैसे लंदन अमेंडमेंट्स, कोपेनहेगन अमेंडमेंट्स, मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट, बीजिंग अमेंडमेंट। ये आपको नहीं याद रखना है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है किगाली अमेंडमेंट जो आया था 2016 में, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट डू रिमेंबर कि वियना कन्वेंशन को इंडिया ने ज्वाइन किया था 1991 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1992 में। सो नाउ अब किगाली अमेंडमेंट जो आया था 2016 में, इसमें क्या हुआ था कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिप्लेस किया गया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से।
ओके, इसमें एक मेजर प्रॉब्लम आया बाद में, जब इसका यूज होने लगा तो पता चला कि हाँ ये एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं है, इसके वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब जो एटमॉस्फेयर में ऐसे गैसेज जो इंफ्रारेड रे को ट्रैप करते हैं और उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, उन गैसेज को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ओके, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, although it was not the ozone depleting substances but it was the potent greenhouse gas। ओके, तो ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग भी एक इक्वली इंपॉर्टेंट इशू है जितना कि ओजोन लेयर में होल है। ओके, सो किगाली अमेंडमेंट में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के भी फेज आउट करने का बात किया गया, सॉरी फेज डाउन, नॉट फेज आउट। फेज आउट मीन्स कंप्लीटली बैन कर देना, इसको बोला गया फेज डाउन करने का, इसका यूज जो है उसको रिड्यूस करना। और बोला गया कि 2047 तक एटलीस्ट 80% इसमें कट डाउन करना होगा। ओके, तो किगाली अमेंडमेंट से रिलेटेड किन बातों को आपको याद रखना है? ये आया था 2016 में, और ये अमेंडमेंट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, एंड देन इसको इन्फोर्स किया गया 2019 में, और इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया इस अमेंडमेंट को इन द ईयर 2019 ओनली। सो द नेक्स्ट कन्वेंशन इज मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। इस कन्वेंशन का नाम मीनामाटा कन्वेंशन जो है एक जापान के सिटी के नाम पे पड़ा है, डेट इज मीनामाटा सिटी। 1950s के टाइम पे मीनामाटा सिटी में एक केमिकल कंपनी था जिसने अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट को ला करके मीनामाटा बे में डिस्पोज ऑफ किया। जो भी इंडस्ट्रीज के वेस्ट थे, ओके, उसने मीनामाटा बे में जो कि वाटर बॉडी था वहां पे डिस्पोज ऑफ किया, जिसमें क्या था, जिसमें था मरकरी। और मरकरी ने कंटामिनेट कर दिया जो भी सी फूड था, जो उसमें फिशरीज था या फिर अदर फूड्स थे, उनको कंटामिनेट कर दिया। अब मीनामाटा में रहने वाले जो लोग थे वो सी फूड को खाएं, दिन के बाद उनको एक सीवियर डिजीज हुआ, डेट वाज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, और इसके बाद पता चला कि जो मरकरी है उसके कंजम्पशन से बहुत ही लीथल डिजीजेस होते हैं, जैसे मसल वीकनेस, देन हियरिंग इम्पेयरमेंट, एंड देन स्पीच डैमेज, अदर भी डिजीज, इवन डेथ। ओके, तो डेथ भी होता था इससे। तो मरकरी जो है ये वन ऑफ द मोस्ट लीथल एलिमेंट है जो डीके और डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बायो एक्युमुलेशन करता है। ये डीके नहीं होता है, इरोड नहीं होता है, लाइक लाइक व्हेन यू सी दैट आयरन जिस पे रस्ट होता है और वो डीके होने लगता है। एक बार मरकरी इन्वायरमेंट में आ गया तो वो डीके नहीं होता है, इवन वो एक्यूमुलेट होता है। ओके, फूड चेन के थ्रू, अगर लेट से कि अगर छोटे फिश ने खाया, उसको एब्जॉर्ब किया किसी भी मीडियम के थ्रू, लेट से एल्गी ने उसको एब्जॉर्ब किया, देन एल्गी को छोटे फिश ने खाया, देन छोटे फिश को बड़े फिश ने खाया, तो वो एक फिश से दूसरे फिश, देन फिश को ह्यूमन बींग ने खाया, फिर ह्यूमन बींग में, तो वो बायो एक्यूमुलेट होते रहता है, इसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ओके, ये खत्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि फिश ने खाया देन वो डाइजेस्ट कर ली फिश या फिर वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं, ये होता ही नहीं है। ओके, तो मीनामाटा कन्वेंशन को लाया गया टू प्रोहिबिट द माइनिंग ऑफ मरकरी, और जो यूजेस थे उसको भी प्रोहिबिट करना। इसलिए अगर आप देखोगे जो पहले का थर्मोमीटर हुआ करता था जिससे हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते थे, उसको रिप्लेस कर दिया गया डिजिटल से। पहले का जो थर्मोमीटर हुआ करता था उसमें मरकरी हुआ करता था। देन अगेन अगर आप देखोगे जो ब्लड प्रेशर जिस इक्विपमेंट से मेजर करते हैं जिसका नाम स्फाइग्मो मैनोमीटर है, उसमें भी पहले मरकरी हुआ करता था, अब डिजिटल उसने डिजिटल स्फाइग्मोमीटर ने उसको रिप्लेस कर दिया। ओके, एंड देन मरकरी का यूज अदर चीज़ों में भी यूज हुआ करता था जैसे बैटरी एंड ऑल, तो उसको भी बैन कर दिया गया। इवन मीनामाटा कन्वेंशन जो है ये प्रोहिबिट कर दिया माइनिंग करने को मरकरी, एंड देन अगेन जो भी है मरकरी उसको फेज आउट करने को, लाइक उसको डिस्पोज ऑफ करने को, लाइक इन कंट्रोल्ड मैनर। अब सी मीनामाटा कन्वेंशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये याद रखनी है कि इसको अडॉप्ट किया गया था 2013 में, इन्फोर्स किया गया 2017 में, और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया 2018 में। ओके, इट्स अ इंटरनेशनल ट्रीटी। और देन व्हाई इट्स नेम इज मीनामाटा डिजीज, sorry, why its name is Minamata Convention, because it is named after Minamata disease, it was in Japan. So the next important convention is Rotterdam Convention on hazardous chemicals trade. See,
पहले क्या होता था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अगर कोई केमिकल के बारे में पता चलता था कि ये बहुत ही डेंजरस है तो वो उसको बैन कर देते थे। लेकिन वहाँ के जो कंपनीज थे वो उस केमिकल्स को जो उन्होंने बनाए रखा था या फिर जो बनाते थे उसको बंद नहीं करते थे, उस केमिकल्स को डेवलपिंग कंट्रीज में सेल करते थे और ट्रेड करते थे। ओके, सो इस इशू को टैकल करने के लिए रोटरडम कन्वेंशन को लाया गया इन द ईयर 1998 में, जो कि इन्फोर्स हुआ 2004 में। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंपनी जो फॉरेन कंपनी है अगर वो किसी केमिकल को ट्रेड करता है, ओके, इंटर कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो जिस कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर रहा है उसको प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट को फॉलो करना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट? प्रायर इन्फॉर्म्ड के मतलब शिपमेंट से पहले उसको इन्फॉर्मेशन देना होगा। किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन? कि क्या वो जो केमिकल सेल कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, वो कितना डेंजर है, एंड देन अगर वो किसी कंट्री में बैन है तो क्यों बैन है। ओके, देन उसके बाद अगर जो इम्पोर्टिंग कंट्री है, जो कंट्री उसको खरीदना चाहता है, वो अगर कंसेंट दे कि यस आई वांट टू बाय, ओके, देन ओनली द एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है उसको सेंड कर सकता है इंपोर्टिंग कंट्री में। सो रोटरडम कन्वेंशन इट regulates the trade of hazardous chemicals. Okay, without the prior informed consent, a country cannot trade hazardous chemicals to another country. Okay, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और इस कन्वेंशन को कौन एडमिनिस्टर करता है? डेट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है ये कब एस्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सो नाउ मूविंग टू अनदर कन्वेंशन, दैट इज बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन को लाया गया था फॉर द हैजार्डस वेस्ट मूवमेंट। अभी हमने देखा रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन केमिकल के ट्रेड के बारे में बात करता था, हैजार्डस केमिकल के ट्रेड के बारे में। ओके, और बेसल कन्वेंशन बात करता है वेस्ट के बारे में, हैजार्डस वेस्ट मूवमेंट के बारे में। अब सी क्या होता था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनका हैजार्डस वेस्ट था वो डेवलपिंग कंट्री में ला करके डिस्पोज ऑफ करते थे। ओके, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज थे वो या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्री में या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या फिर एशिया में ला करके अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते थे, ये बोल करके कि या फर्टिलाइजर है या फिर कुछ अनहार्मफुल एलिमेंट्स है। ओके, जिससे कोई हार्म नहीं होता है। लेकिन इसके वजह से जो डेवलपिंग कंट्री है उनको बहुत ही सीवियर हेल्थ इम्पैक्ट देखना पड़ता था। ओके, तो इसको कर्टेल करने के लिए जो हजार्डस वेस्ट मूवमेंट है इसको कर्टेल करने के लिए, इसके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोकने के लिए बेसल कन्वेंशन को लाया गया। इट वॉज ब्रॉट इन द ईयर 1989 एंड इसको इन्फोर्स किया गया 1992 में। ओके, अब इसका एम क्या है? aimed at reducing the movement of hazardous waste particularly from developed to less developed countries, developing countries में। ओके, अब इसमें कौन कौन से hazardous waste जो है वो कवर करता है ये बेसल कन्वेंशन? दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट, मेडिकल का जो भी वेस्ट है वो कवर होता है। देन लीड एसिड बैटरीज, पीसीबी कंपाउंड्स, मरकरी वेस्ट एंड शिप वेस्ट। ओके, ये कवर नहीं करता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब देखो ये कन्वेंशन तो लाया गया और इम्पैक्टफुल भी है जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं पहले जो डिस्पोज ऑफ करते थे अपने वेस्ट को अब उतना नहीं कर रहे हैं। बट एक न्यू चैलेंजेस है दैट इज ई वेस्ट। ई वेस्ट लाइक जो पुराना फ़ोन होता है, देन ओल्ड लैपटॉप एंड टीवी, कंप्यूटर एट्सेट्रा, जिसको डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज में, लैटिन अमेरिका में, ओके, पाकिस्तान में, इन सब कंट्रीज में वो डोनेशन के तौर पे ये सब यूज्ड प्रोडक्ट बोल के सेंड कर देते हैं कि इसको रीयूज किया जा सकता है। बट वो एक तरह का वेस्ट ही होता है, लेकिन वो डोनेशन बोलते हैं कि इस लॉ को बाईपास किया जा सके। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द दिस लॉ। आई थिंक दिस शुड बी लुक आफ्टर। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यही याद रखना है कि इसको अडॉप्ट किया गया था 1989 में, इन्फोर्स हुआ 1992 में। ओके, और ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू फॉर द
हैजार्डस वेस्ट मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए इसको लाया गया। एंड देन मैक्सिमम दे कैन आस्क एडॉप्टेशन डेट या फिर इन्फोर्समेंट डेट, दैट इज। Then now the next convention related to environment or particularly related to environmental pollution, that is Stockholm Convention on POPs, that is persistent organic pollutants। स्टॉकहोम कॉन्वेंस जो लाया गया है वो रेगुलेट या फिर बैन करने के लिए लाया गया है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को अगर आप देखोगे, परसिस्टेंट मतलब होता है फॉरएवर, ऐसा केमिकल ओके या ऐसा सब्सटेंस जो डिग्रेड नहीं होता है, वो डीके नहीं होता है, उसको हम परसिस्टेंट बोलते हैं। ऑर्गेनिक ऐसा कोई सब्सटेंस जो कार्बन बेस्ड हो, जिसमें कार्बन हो, उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। और पॉल्यूटेंट्स जो हार्मफुल हो ओके जो टॉक्सिक हो इन्वायरमेंट के लिए। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन लाया गया टू रेगुलेट द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। क्यों? क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स थे जो फार्मर्स यूज करते थे, जिनके वजह से कितने सारे बर्ड्स के स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट कर गए। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे बाल्ड ईगल हुआ करता था ओके, जिसने इतना ज़्यादा डीडीटी करके एक पेस्टिसाइड होता था, इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लिया बाल्ड ने अपने अंदर ओके, बाल्ड ईगल ने, कि उसके वजह से उसका जो एग शेल है वो थीन होने लगा और उनसे उनका रिप्रोडक्शन जो है नहीं हो सका और उसके वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो डू रिमेंबर कि स्टॉकहोम कन्वेंशन किस चीज़ पे है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को बैन करने के लिए। इसमें देखो कंप्लीटली बैन नहीं होता है, अगर कहीं पे पेस्टिसाइड्स के कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो वहाँ पे यूज हो सकता है, लिमिटेड यूज हो सकता है। लेकिन जहाँ पे अवेलेबल है उसके ऑल्टरनेटिव्स, वहाँ पे ये कंप्लीटली बैन है। तो यहाँ पे एनेक्जर्स बने हुए हैं, एनेक्जर 1, 2, 3, उसके अकॉर्डिंग इसके रेगुलेशंस हैं। सो डू रिमेंबर द डेट फॉर एडॉप्टेशन एंड इन्फोर्समेंट, दैट इज ये 2001 में अडॉप्ट किया गया एंड देन 2004 में इसको इन्फोर्स किया गया। नाउ सी, अभी जो भी कन्वेंशंस देख रहे थे, जैसे हमने सबसे पहला देखा था वियना कन्वेंशन, देन उसके अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट दैट इज किगाली अमेंडमेंट, देन रोटरडैम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, देन स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पॉप्स परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये किससे रिलेटेड था? ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड था ओके। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो ट्रिपल ट्रेट आइडेंटिफाई किया गया था, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड देन क्लाइमेट चेंज। तो हम सेकेंड ट्रेट को कर रहे हैं, डेट इज बायोडाइवर्सिटी। अब जो भी हम कन्वेंशंस या प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे डेट इज रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेट इज बॉर्न कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज। अब देखो बहुत सारे स्पेसीज हैं ऐसे, वो दे कैन बी एवियन जो बर्ड्स होते हैं, या फिर वो मैरिन स्पेसीज हो सकते हैं, या फिर वो टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं जैसे एलिफेंट एंड ऑल। इनका क्या होता है कि माइग्रेशन होते रहता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एक अमर फाल्कन करके एक बर्ड है ओके, जिसका नेस्ट जो होता है वो होता है मंगोलिया और साइबेरिया में। लेकिन मंगोलिया और साइबेरिया में विंटर के टाइम पे काफ़ी ठंड पड़ती है, तो वो माइग्रेट करके चला जाता है साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इस पीरियड में ऐसा नहीं होता है कि वो मंगोलिया या फिर साइबेरिया से एक बार में फ्लाई किया और साउथ अफ्रीका पहुंच गया। वो बीच में अपना एक स्टेशन बनाते हैं, जैसे वो मंगोलिया एंड साइबेरिया से फ्लाई किया, देन वो चाइना में आएगा, देन अगेन इंडिया में आएगा, देन पाकिस्तान में, देन अरेबियन सी के ऊपर से होते हुए वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहुंचेगा, वहां पे किसी कंट्री में रुकेगा, देन अगेन वो साउथ अफ्रीका में जाएगा। अब देखो यहाँ पे काफ़ी उनके लिए बीच में जो कंट्रीज हैं वो वहाँ पे हैं। अगर उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड वहाँ पे नहीं किया जाएगा, लेट से कि वो मंगोलिया और साइबेरिया में प्रोटेक्टेड हैं, चाइना में प्रोटेक्टेड हैं, इंडिया में प्रोटेक्टेड हैं, पाकिस्तान में आने के बाद उनको वहाँ पे कोई हंट करता है ओके, तो देन वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। तो ऐसे स्पेसीज जो माइग्रेटरी स्पेसीज हैं, इट्स नॉट नेसेसरली कि वो फाल्कन ईगल ही होगा, सॉरी अमर फाल्कन ही होगा, दूसरे बर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे एलिफेंट भी माइग्रेट करता है, मैरिन जैसे टर्टल्स वगैरह भी करते हैं माइग्रेट। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए एक कन्वेंशन लाया गया, डेट इज बॉर्न कन्वेंशन
जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। इसको लाया गया 1979 में और इन्फोर्स किया गया 1983 में, जिसके अंदर 173 माइग्रेटरी स्पीसीज कवर होते हैं, इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, एवियन और मैरिन स्पीसीज, जो वाटर में रहते हैं, जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं और जो लैंड पे रहते हैं वो। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो इनमें स्पीसीज जो है एक टर्टल एंड डोगोंग्स जो है ये रिलेवेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। नाउ मूविंग टू अनदर कन्वेंशन दैट इज सीबीडी। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो सीबीडी आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। सीबीडी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रियो कन्वेंशन। रियो कन्वेंशन के अंदर जो 3 पार्ट्स हैं, इवन सीबीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, देन इवन सीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, एंड देन इवन एफ ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो CBD is also a part of Rio Convention. Rio Convention is a part of Rio Summit. Okay. तो CBD कन्वेंशन में अगर आप देखोगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये आया था रियो समिट से। ओके इसके 3 गोल्स हैं। गोल नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, ओके इनके कंजर्वेशन जो है इसका एक गोल है। देन सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जैसे अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। सेकेंड गोल को अचीव करने के लिए सीबीडी में, इवन सीबीडी में कार्टाहेना प्रोटोकॉल को लाया गया। ओके विल सी इसके बाद वही आएगा। देन अगेन फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज। अगर किसी जेनेटिक रिसोर्सेज से कोई भी बेनिफिट्स होता है तो उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। इस थर्ड गोल को अचीव किया गया है नगोया प्रोटोकॉल को ला करके, जिसको भी हम देखेंगे। तो सीबीडी के अंदर, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर 2 प्रोटोकॉल्स हैं, एक कार्टाहेना प्रोटोकॉल एंड देन एक नगोया प्रोटोकॉल। विल डिस्कस इट। अब सीबीडी से रिलेटेड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, सीबीडी से ही इंस्पायर होके इंडिया ने भी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पास किया था। बायोडाइवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो इंडिया ने 3 टायर स्ट्रक्चर सेटअप किया था। एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, देन स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। नाउ सी इवन सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो सेकंड गोल था उसको अचीव करने के लिए कार्टाहेना प्रोटोकॉल को लाया गया। इस प्रोटोकॉल का सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जिसको लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, दोनों सिनोनिमस है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर किसी कंट्री ने उसको डेवलप किया है और दूसरे कंट्री को चाहिए तो उसका एक्सेस उसको मिलना चाहिए, दूसरे कंट्री को जिसको चाहिए, लेकिन उसमें सर्टेन कंडीशंस हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से साउथ अफ्रीका ने कोई एक प्लांट डेवलप किया। ओके अब इस प्लांट को इंडिया को चाहिए, तो देन कार्टाहेना प्रोटोकॉल सेज कि एक फेयर एक्सेस मिलना चाहिए, इंडिया को भी मिलना चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि साउथ अफ्रीका का जो क्लियरेंस टीम होगा वो इंडिया में आकर के उसको एसेस करेगा कि क्या जिस इन्वायरमेंट में ये प्लांट सस्टेनेबल है, जो इन्वायरमेंट इस प्लांट के लिए फेवरेबल है साउथ अफ्रीका में, क्या वैसा इन्वायरमेंट इंडिया में है या नहीं, या फिर नहीं है तो क्या वैसा इन्वायरमेंट इंडिया क्रिएट कर चुका है या करेगा कि नहीं। ओके जब साउथ अफ्रीका का क्लियरेंस टीम ने इसका क्लियरेंस देगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका इस प्लांट को इंडिया को भी शेयर करेगा। ओके दिस इज व्हाट कार्टाहेना प्रोटोकॉल सेज। ओके अब कार्टाहेना प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है, इट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 2000 एंड इन्फोर्स्ड इन 2003 एंड इट टॉक्स अबाउट सेफ हैंडलिंग। जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है, उसका जो हैंडलिंग है वो सेफ होना चाहिए। वो पता होना चाहिए कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जा रहा है वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा कि नहीं। ओके उसका हैंडलिंग जो होना चाहिए वो सेफ होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी भी कंट्री को दे दिए, देन वहाँ पे जाने के बाद कोई डिजीज हो गया उसकी वजह से, या फिर उसका कोई ग्रेटर रिपरकशन हो गया जो बाद में रिग्रेट करना पड़े। ओके नाउ सी जो थर्ड गोल था सीबीडी का, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ओके that was achieved through the Nagoya Protocol. Nagoya Protocol simply says कि जो भी benefits होंगे genetic resources से उसका equitable sharing होना चाहिए। What does it say? Let's understand through an example. Okay.
लेट्स से कि फिर से साउथ अफ्रीका का ही एग्जांपल लेते हैं। साउथ अफ्रीका ने किसी प्लांट को कंजर्व करके रखा है। ओके, लेट्स से कि ये प्लांट एक्स है। ओके, अब इंडिया के फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये पता चलता है कि साउथ अफ्रीका में जो ये प्लांट एक्स है, ये डायबिटिक के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन बनाया जा सकता है इससे। अब इंडिया के किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको अप्रोच किया साउथ अफ्रीका को इस प्लांट को लेने के लिए। तो नगोया प्रोटोकॉल सेज कि यस, इसका एक्सेस मिलना चाहिए क्योंकि दिस कैन सर्व टू द ह्यूमैनिटी। ओके, लेकिन अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उससे मेडिसिन बनाया और उससे पैसे कमाया, तो देन उस पैसे का भी शेयरिंग होना चाहिए, उसके बेनिफिट्स के भी शेयरिंग होने चाहिए और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। एक प्रोपोर्शन में शेयर होना चाहिए जो इक्विटेबल हो। लाइक अगर साउथ अफ्रीका को इस मेडिसिन बनाने का अगर प्रोसेस जानना है, तो प्रोसेस का भी शेयरिंग होना चाहिए सो दैट कि एक ग्रेटर ह्यूमैनिटी का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। This is what Nagoya Protocol says. It was adopted in the year 2010 and enforced in the year 2014. Okay, the third objective of the CBD was achieved through this. Then now comes biodiversity से related convention, and this is one of the most important convention, that is CITES. CITES is basically convention on international trade in endangered species. Okay, it can be flora and fauna. देखो, काफी बार क्या होता है, काफी बार नहीं होता ही है, जैसे टाइगर को मार दिया जाता है फॉर इट्स स्किन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस ज्यादा है। देन अगेन एलिफेंट को मार दिया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स आइवरी। ओके, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगेन इसका प्राइस ज्यादा है। देन जो रेड सैंडर होता है प्लांट, उसको काट दिया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यूएशन, और बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता है। अब साइट्स जो है वो एक विद इन कंट्री रेगुलेट नहीं करता है। ओके, ये रेगुलेट करता है इंटर बाउंड्री। जैसे लेट से कि इंडिया से किसी ने टाइगर के स्किन लेकर के किसी इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, इंटर कंट्री मार्केट में, लेट से इंडिया से लेकर के वो चाइना जाता है। ओके, तो चाइना में ये बैन होना चाहिए। अगर चाइना नहीं खरीदेगा तो देन इंडिया में कोई नहीं मारेगा। तो इससे रिलेटेड साइट्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इंटरनेट एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बैन करता है। इसको अडॉप्ट किया गया था इन द ईयर 1963 और ये इफेक्ट में आया 1975 में। अगेन इंडिया ने इसको रेटिफाई किया 1976 में। ओके, इसमें रैशनल यही है कि जो एनिमल्स हैं उनको किल करके और उनके जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्टली है उसको बेचा जाता था। दैट वाज वेरी इनह्यूमन। इसके वजह से काफ़ी एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, इसके अंदर भी एनेक्जर्स हैं जिसमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो टोटली प्रोहिबिटेड हैं। जैसे नियर इंडेंजर्ड हो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, बट रेगुलेशन है उसमें। दे आर लाइक सेवरल प्रोविजंस, बट वी फॉर आवर नीड्स वी डोंट नीड टू लाइक delve in those things. We are not preparing for UPSC, of course. So CITES, it prohibits the international trade in endangered species. So now moving to the next convention, that is Ramsar Convention. I believe you must have heard this Ramsar Convention. This is also one of the most important. So Ramsar Convention को हम बोलते हैं Convention on Wetlands. तो फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज वेटलैंड्स। वेटलैंड्स बोलते हैं ऐसे मार्श, बॉग या फिर स्वैम्प को। इसको अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं, जैसे कोई मडी मडी सा जगह होता है जहाँ पे सिर्फ मड होता है, काफ़ी लाइक वहाँ का वाटर जो है ब्रिकिश होता है, पोल्यूटेड होता है। ओके, तो उसको हम वेटलैंड बोलते हैं। ओके, वेटलैंड को जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि वेटलैंड इंपॉर्टेंट है क्या, तो देन यू विल से कि नो, ऑफ कोर्स इट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज ओनली। ओके, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वेटलैंड को किडनीज ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ओके, हाउ इट इज कॉल्ड किडनीज ऑफ द वर्ल्ड? लेट्स अंडरस्टैंड। वेटलैंड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइक इट वर्क्स एज अ फिल्टर। वेटलैंड जो है ये वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो हेवी मेटल्स होते हैं, उनको फिल्टर आउट करके वो फ्रेश वाटर जो है डाउन स्ट्रीम रिलीज करता है। ओके, देन अगेन वेटलैंड वर्क्स लाइक अ स्पॉन्ज। अगर
हेवी रेन हुआ है उसके जो फ्लडेड वाटर होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन बाद में वो धीरे धीरे उसको रिलीज करता है या फिर वो इवोपरेट हो जाता है। उससे सिटीज और जो हाउसेज हैं वो बच जाते हैं फ्लड होने से। सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। देन अगेन ये एक बायोलॉजिकल सुपर मार्केट भी होता है, काफ़ी सारे बर्ड्स के लिए ये एक खाना प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। देन माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आते हैं जो रहते हैं। ओके, देन वेटलैंड्स आर इम्पोर्टेंट इन डेट। सो इनके प्रोटेक्शन के लिए रामसर कन्वेंशन लाया गया। अब क्या वेटलैंड्स खतरे में था? ऑफ कोर्स इट वाज, क्योंकि वेटलैंड्स को यूजलेस समझ के लोग लाइक लैंड फिल करने लगे थे। जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो अपना वेस्ट जो है वहाँ पे लाके डिस्पोज ऑफ करने लगे थे, उसको फिल करके देन अगेन रियल एस्टेट, सिटीज और हाउस बनाने लगा गया था। सो दिस वॉज वन ऑफ द कंसर्निंग थिंग, इसलिए रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया। कहाँ? ईरान में। रामसर इज अ सिटी इन ईरान। तो 1971 में ऑन 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया। इसलिए हम 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो रामसर कन्वेंशन जो है इट वाज इन्फोर्स्ड इन द ईयर 1975, लेकिन इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था इन द ईयर 1982। ओके, इट वाज अडॉप्टेड इन रामसर सिटी इन ईरान, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रामसर कन्वेंशन। जो भी वेटलैंड्स इसके अंदर रिकॉग्नाइज होते हैं उनको माना जाता है कि वो ग्लोबली इम्पोर्टेंस रखते हैं और उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। देन रामसर कन्वेंशन से ही रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1990 एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, डोंट कंफ्यूज। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है लॉन्च किया गया था 1990 में, एंड इसमें ऐसे रामसर साइट्स जिनको अर्जेंट प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है उसको इस रिकॉर्ड में रखा जाता है। सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रामसर साइट्स, ओके, और रामसर कन्वेंशन। तो इंडिया में सबसे बड़ा जो रामसर साइट है दैट इज सुंदरबन वेटलैंड। ओके, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। देन अगेन अगर आप सबसे छोटा का बात करोगे, स्मॉलेस्ट, दैट इज रेणुका वेटलैंड, इट इज इन हिमाचल प्रदेश। देन अगेन अगर आप बात करोगे कि वर्ल्ड का सबसे पहला कंट्री जहाँ पे रामसर साइट रिकॉग्नाइज हुआ था, विच इज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ही सबसे पहले रामसर कन्वेंशन को साइन किया था। ओके, तो फर्स्ट रामसर साइट जो है ऑस्ट्रेलिया में है, डेट इज कोबोरक पेनिनसुला। इंडिया में जो सबसे पहला रिकॉग्निशन दिया गया था रामसर साइट का, वो कोई एक साइट नहीं था, वो दो वेटलैंड्स को रामसर साइट का रिकॉग्निशन दिया गया था। डेट इज चिलिका लेक विच इज इन ओडिशा एंड देन क्योलोडियो नेशनल पार्क, अगेन इट इज इन राजस्थान। सो these facts you have to remember related to like रामसर कन्वेंशन। अगेन अगर आप प्रेजेंटली अगर इंडिया में देखोगे तो देन देर आर 94 रामसर साइट्स इन इंडिया। ओके, see now let's discuss some important conventions related to climate change. So some of the important conventions are UNCCD, again it is a part of Rio Convention, United Nations Convention to Combat Desertification, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change। और UNFCCC के अंदर आपको क्योटो प्रोटोकॉल मिल जाएगा एंड देन पेरिस अग्रीमेंट मिल जाएगा। सो नाउ डिस्कस ब्रीफली UNCCD। UNCCD का सिंपल फंडा है, इट टॉक्स अबाउट लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि अगर किसी कंट्री में 1000 एकड़ लैंड जो है अगर वो डिजर्ट बन गया तो उस कंट्री को 1000 एकड़ लैंड को फिर से रिवर्स करना होगा, लाइक उसको फर्टाइल लैंड बनाना होगा, वहाँ पे प्लांट्स वगैरह हो या फिर वो फार्मिंग के लिए लाइक अच्छा हो। इस वीडियो को आप देख लेना क्योंकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी कन्वेंशंस हैं उनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और सिस्टमेटिक वे में कवर किया। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, देन UNFCCC जो है अगर आप देखो, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको क्यों लाया गया था? इट वाज ब्रॉट टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज किया जाए, उसको रोका जाए, वो इंक्रीज होने के बजाय वो डिक्रीज हो, तब जा करके क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम होगा। ओके, तो UNFCCC का सोल मोटिव है टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। JMI में इसको मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। द मोटिव ऑफ
even if triple C itself. It was enforced in the year 1994. ओके और इसका एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, एनुअल मीटिंग होता है इवन एफ ट्रिपल सी का, जिसको हम कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एंड अभी जो प्रेजेंट में होने वाला है जो COP 30 है, और ये होने वाला है बेलेम ब्राज़ील में। ओके अब देखो इसके अंदर इवन एफ ट्रिपल सी के अंदर प्रोटोकॉल है, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था जब COP 3 हुआ था, मीन्स इवन एफ ट्रिपल सी का जो 3rd एनुअल मीटिंग हुआ था वहां पे इसको अडॉप्ट किया गया। अब सी हमने सबसे पहले जो इस वीडियो को स्टार्ट किया था तो हमने डिस्टिंक्शन बताया था आपको कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स के बीच का। तो इवन एफ ट्रिपल सी क्या है? कन्वेंशन है जिसका मोटिव क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करना। अब वो स्टेबलाइजेशन कैसे होगा, कौन से ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कितना कम करना है, कैसे करना है, उसको डिसाइड किया जाता है, उसके फ्रेमवर्क को बनाया जाता है प्रोटोकॉल्स। इसलिए प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में 6 ऐसे मेजर ग्रीन हाउस गैसेज को रिकॉग्नाइज किया गया, आइडेंटिफाई किया गया कि जिनके कंसंट्रेशन को कम करना था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स which is the greenhouse gas has the highest potential of trapping heat. Okay, अब इन गैसेस का कंसंट्रेशन जो है 6 गैसेस का वो 5.2% रिड्यूस करना था डेवलप्ड कंट्रीज को 1990 के लेवल को। क्योटो प्रोटोकॉल का अगर आप देखो तो इट वाज मैंडेटरी फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज ओनली, इट वाज एडवाइजेबल टू द डेवलपिंग कंट्री बट नॉट मैंडेटरी। ओके इसलिए अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको रेटिफाई ही नहीं किया। ओके तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच इज द ओनली डेवलप्ड कंट्री हैज नॉट रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन कनाडा ने इसको रेटिफाई भी किया था, लेकिन 2012 में कनाडा ने इससे विड्रॉ कर गया। ओके डू रिमेंबर दिस फैक्ट्स। क्योटो प्रोटोकॉल में बाकी बहुत कुछ पढ़ने को है, कॉमन but differentiated responsibilities is also one of the concept like brought in the Kyoto Protocol. Then there are carbon credit and all, but of course जो चीज़ें आपके एंट्रेंस के लिए या फिर आपके प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो अवॉइड किया जाए तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओके rather than covering each and everything. सो नेक्स्ट जो है वो पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस अग्रीमेंट जो है वो लाया गया था COP 21 के थ्रू। अब सी जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें जो 6 गैसेस का कंसंट्रेशन रिड्यूस करना था वो क्योटो प्रोटोकॉल ने डिसाइड किया था और उसको मैंडेटरी बना दिया था, राइट। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया कि नहीं, अप्रोच को चेंज करते हैं। कैसे? कि जितने भी कंट्रीज हैं वो अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है ओके वो बताएंगे कि किस कंट्री ने कितने कम करने हैं लाइक ग्रीन हाउस गैसेज और उसका इमिशन। तो पेरिस अग्रीमेंट में कंट्रीज को ये लिबर्टी दिया गया कि अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जितना वो कर सकते हैं अपना अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बताएंगे कि वो कितने मैट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसेस को डंप करेंगे, कितना ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन को रिड्यूस करेंगे। तो दिस इज व्हाट पेरिस अग्रीमेंट talks about. Okay, it was brought in the year 2015 through COP 21. ओके और पेरिस अग्रीमेंट का मोटिव ये था कि जो वर्ल्ड का मीन टेम्परेचर है वो किसी भी तरह से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहे। ओके सो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स जो है वो फिनिश होता है। एंड देन अगेन आई विल से डैट कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा जो है वो रिलेटेबल होगा और मैं लास्ट में बता रहा हूँ आई थिंक। ओके सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू कि लेजिट प्रेप जो है वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा रहा है बाय द नेम ऑफ अचीवर्स 30। ओके अब इसमें जो है 100 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रहा, जो टॉप 30 स्टूडेंट्स हैं उनको 100% स्कॉलरशिप है। देन अगेन जो 30 के बाद से 50 स्टूडेंट्स हैं, 31st रैंक से लेकर के 80 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको 50% स्कॉलरशिप मिल रहा है। एंड देन अगेन जिनका रैंक 81st से लेकर के 100 तक होगा उनको 30% स्कॉलरशिप मिल रहा है। अगर आप BLLB का प्रिपरेशन कर रहे हो, जामिया MU को टारगेट कर रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप उसका फॉर्म जो है भर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, डेट इज़ www.legitprep.in।
ओके, वहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा। अगर आप इस एंट्रेंस को देते हो और आप अचीवर्स 30 में आते हो, या फिर उसके बाद से जो अचीवर्स 30A है, डेट इज़ 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप, देन 30, आप किसी भी लाइक विड्थ में आते हो, आपको सेम कोर्स मिलेगा जहाँ पे आपको अच्छे फैकल्टीज से आपको लाइक गाइडेंस मिलेगा और वो पढ़ाएंगे, आपके फुल सिलेबस का कवरेज होगा। सो आई विल एडवाइज एंड आई विल रिक्वेस्ट कि डू फिल द फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट, और आपको लिंक भी मिल जाएगा। यू वॉन्ट रिग्रेट फॉर दिस, ओके, आई अश्योर। So, one more thing, if you want to download the PDF of this lecture, so you can download it from the Telegram group। और Telegram group पे हम लोग क्विज भी कराते हैं, तो देन आप वहाँ पे ज़रूर उसको ज्वाइन कर लो। देन नाउ बाय।